बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवा वक्त टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। और जब उनसे कहा जाए कि आओ रसूल खुदा तुम्हारे लिए मग़फ़िरत मांगे तो सर हिला देते हैं, और तुम उनको देखो कि तकब्बुर करते हुए मुंह फेर लेते हैं। तुम उनके लिए मग़फ़िरत मांगो या ना मांगो, उनके हक़ में बराबर है। खुदा उनको हरगिज़ ना बख्शेगा, बेशक खुदा नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। सूरा अल मुनाफ़िक़ून की आयत 5 और 6 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना फरमा बरदार बंदा बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे, हमें कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने, उसका एहतराम करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज बुध है 20 रबीउल सानी 1433 हिजरी 14 मार्च सन 2012 और आज के मौजूद मेहमान डॉक्टर नीलोफर मेहदी साहिबा स्टूडियोज़ में तशरीफ फरमा है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? खैरियत से? और आपकी इजाज़त से हम हिलरी क्लिंटन का बयान आज की लीड स्टोरी के तौर पर शामिल करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में। नवा वक्त में छपा है, एक दूसरे से लिपटे पाकिस्तान के अंदर कई जहां आबाद हैं, सबके साथ बैक वक्त निपटेंगे हिलरी। पाकिस्तान हमारी इंसदादे दहशत गर्दी कोशिशों, इक़्तिसादी इस्तेहकाम और खित्ते में इलाकाई ताउन से मुताल्लिक मकासद के हसूल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और इस पर सबसे पहले गुफ्तगू कर लेते हैं मोहतरमा डॉक्टर नीलोफर मेहदी साहिबा से। डॉक्टर साहबा, हिलरी क्लिंटन के इस बयान में कि पाकिस्तान के अंदर कई जहां आबाद हैं, वो क्या कहना चाह रही हैं, क्या मैसेज देना चाह रही हैं, उनके जहन में क्या है? जी देखें, क्योंकि उन्होंने इसको एक्सप्लेनेट की, इसका तफसीली बताया, एक्सप्लिकेट नहीं किया कि वो इनका मतलब क्या कहने कई जहां आबाद हैं। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि ये तो उन्होंने कह दिया, लेकिन उनके लिए पाकिस्तान में 2 जहां मेरे नज़र में आबाद है। एक वो जो इनके साथ मुकम्मल तौर पे ताउन करते हैं और इनको इजाज़त देते हैं, वो जहाँ जो इजाज़त देती है कि जो मर्ज़ी करें अपना एजेंडा पूरा करने के लिए। दूसरी जहाँ वो है जो कि इनके सामने एक आप कह सकते हैं एक रुकावट है, जो कि इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अब इसमें मुख्तलिफ यहाँ आप कह सकते हैं, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मेन स्ट्रीम है वो तो है ही नहीं, इसको तो आप भूल जाएं। वो तो सारे उस जहाँ में आबाद है जो कि इनको मुकम्मल तौर पे इजाज़त दी है कि जो मर्ज़ी पाकिस्तान में करो। अब दूसरी तरफ वो गैर आप कह सकते हैं पार्लिमानी कुछ इस तरह के पार्टियां हैं, जिस तरह के अब दिफा पाकिस्तान काउंसिल जो कहते हैं कि इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, अमेरिका के एजेंडा के ख़िलाफ़ है, और कुछ और ऐसे भी अनासर हैं। फिर बहुत एक इंटरेस्टिंग एक इसमें बात है कि हमें इसमें भी सोचना चाहिए कि हालांकि वो डायरेक्टली ये कहते नहीं हैं आम तौर से, लेकिन एक जहाँ में वो भी अनासर हैं, जैसे कि हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को वॉच करते हैं, जो कि अमेरिका को किसी हद तक कोऑपरेट करते हैं, लेकिन उन्होंने भी एक रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है जिसके आगे वो अमेरिका को नहीं बढ़ना देते और वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं। उसमें हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज भी है, उसमें हमारी फौज भी है। तो मेरे ख्याल में हमको इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। तो जब ये कहती हैं तो जाहिर है इनका हिट या उनका इशारा उनकी तरफ भी है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ महीने पहले कि एडमिरल माइक मलन जो थे उस वक्त जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का तो एक ये जो है जो हमारे जो ये है हकानी नेटवर्क वगैरह, ये पाकिस्तान के सरकारी जो कि ये एजेंसीज़ हैं उनका एक बाजू है। फिर उन्होंने हमें एक्यूज़ किया कि जी वो अटैक जो हुआ था अफगानिस्तान में अमेरिकन कॉन्वॉय पे और नेटो हेडक्वार्टर्स पे कि जी वो पाकिस्तान के कहने पे हुआ है। तो देखें जी, सब कॉन्शियसली या कहना चाहिए जो बात वो आम नहीं करते, क्योंकि उनको पाकिस्तान की कोऑपरेशन की ज़रूरत भी है, लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग उनका जो एक नज़रिया है वो यही है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज और फौज उनको एक हद तक के बढ़ने नहीं दे रही और कि वो इनके साथ इनकी कोऑपरेशन है। तो उस लिहाज से जो इन्होंने ये बात की कि जी वी विल डील विद ऑल ऑफ देम, तो इनका इशारा इस तरह इन्होंने कैटेगराइज किया है कि एक तो प्रो अमेरिकन एलिमेंट्स और दूसरे एंटी अमेरिकन। हाँ जी, तो बस ये मुझे नज़र आता है इनके लिए हमेशा, अगर आप अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी देखें जब से ये न्यू कंजर्वेटिज्म पैदा हुआ है अमेरिका में जॉर्ज बुश के ज़माने से, उनका यही एक नज़रिया है, दोज हु आर नॉट फॉर अस आर अगेंस्ट अस, वेरी सिंपलिस्टिकली। उनके लिए पूरे दुनिया में सिर्फ ये 2 फोर्सेस हैं, वो जो अमेरिका को इजाज़त देती है इम्पीरियलिस्ट डेप्रेडेशन, और वो जो नहीं देती। चाहूँगा हम एक ब्रेक के लिए जाना, नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं, मज़ीद खबरें और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
दुबई वक्त टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाक अमरीका ताल्लुकात की, और इसी सिलसिले में एक और ख़बर देना चाहेंगे कि वज़ीरिस्तान में एक ही रोज़ 2 ड्रोन हमले, 17 अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी। मरने वालों में मुल्ला नज़ीर ग्रुप के 2 कमांडर भी शामिल हैं। अमरीकी जासूस तैयारों ने जनूबी और शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 गाड़ियों को निशाना बनाया। कमांडर शमसुल्लाह मौलाना अमीर हमजा भी जाँ बहक हो गए। एक अहलकार शिद्दत पसंदों का ताल्लुक वाज़े नहीं, मुकामी इंतजामी हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब खबर है अफगानिस्तान से मुतालिक, और 16 अफगान शहरियों का कत्ल। तहकीकात करने वाले अफगान हुकाम पर फायरिंग। जलालाबाद में अमरीका के खिलाफ मुजाहरा, अमरीकी फौजियों के सर कलम कर देंगे, तालिबान ने अज़म जाहिर किया है। फायरिंग से एक फौजी हलाक, एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। तहकीकाती टीम में शामिल करजई के 2 भाई महफूज रहे। फायरिंग 10 मिनट तक जारी रही। मुजाहिरीन की तरफ से अमरीका के खिलाफ नारे, ओबामा का पुतला नजर आतिश। और नाज़रीन, कल जो वज़ीरिस्तान में ड्रोन अटैक हुआ है, इस पर जनरल कियानी का बयान भी हमारे सामने है, वो भी आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि हमारे ताउन के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। नेटो की तरफ से सरहदी खिलाफ वर्जियां बर्दाश्त नहीं करेंगे, जनरल कियानी। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के मुफाद में है। जर्मन वज़ीर दिफा फ्रांसीसी आर्मी चीफ से गुफ्तगू की गई। और डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि डॉक्टर साहब एक बार फिर एक ही दिन में 2 ड्रोन अटैक्स हो गए, 17 अफराद जाँ बहक हो गए। फिर आर्मी चीफ कहते हैं कि सरहदी खिलाफ वर्जियाँ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, ये तो जो कॉन्ट्रडिक्शन जो हो रहा है, अमेरिका के जो एक्शंस हैं और पाकिस्तान के जो बयानात हैं, ये अब 3-4 साल से हमारे सामने आ रहे हैं। हर दफ़ा पाकिस्तान कहता है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ड्रोन हमले को, और फिर पार्लियामेंट ने भी रेजोल्यूशन पास किया हुआ है कि हम ड्रोन हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इन वायलेशन ऑफ सॉवरेंटी है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका अपने ड्रोन अटैक्स को जारी रख रहा है। तो ये लगता है कि हमारे कहने से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। ये जो लास्ट जो ये ड्रोन अटैक हुआ है, ये साउथ वज़ीरिस्तान में, जिसमें मौलवी नज़ीर के 2 एहलकार को उनके ग्रुप के जो कि मारा गया है, वो थोड़े से उस पर ये कमेंट की ज़रूरत है कि मौलवी नज़ीर वो एक लीडर हैं अपने फैक्शन के। अगर आपको याद हो, कोई 2 साल पहले जब पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन किया ये चेचनियन और अरब फाइटर्स के ख़िलाफ़, तो उनके साथ ये 2, एक मौलवी गुल बहादुर थे और एक ये मौलवी नज़ीर थे, जिन्होंने पाकिस्तान के फ़ौज के साथ उन्होंने साथ दिया और उनके क्लीन अप ऑपरेशन में उन्होंने हिस्सा लिया। और उन्होंने कभी पाकिस्तान के, एक दफ़ा गुल बहादुर ने या 2 दफ़ा कुछ थोड़ा किया, लेकिन जनरली स्पीकिंग ये 2 वो लीडर हैं जो कि पाकिस्तान के फ़ौज पर अटैक नहीं करते। वो पाकिस्तान में उनका कुछ नहीं है, मतलब पाकिस्तान, अमेरिका कहता है कि ये पाकिस्तान के ISI के खुफिया एजेंसी के बाजू है। बिल्कुल ये कहते हैं। और इनका देखें, इसका नतीजा ये होगा ना कि अगर के ड्रोन हमले जो हो रहे हैं, अब ये मौलवी नज़ीर के ये 2 एहलकार मारे गए हैं, तो जाहिर है जी उन्होंने भी ये सोचना है कि अगर के पाकिस्तान इन चीज़ों को रोक नहीं सकता तो उनको भी एक दिन गुस्सा चढ़ेगा और वो भी फिर पाकिस्तान के फ़ौज के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे। तो ये हमारे लिए ये जो ड्रोन अटैक्स है, अलावा के हमारे मासूम लोगों को मार रहे हैं, लेकिन इसका जो रद्द अमल होता है एक मिलिटेंसी के लिहाज से, वो पाकिस्तान के ऊपर एक मुज़र आप कह सकते हैं। पाकिस्तान की जो सियासी हुकूमत है, 4 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया, अब तो मुद्दत भी पूरी होने वाली है। हुकूमत का जो दावा था वो सच साबित हो रहा है कि मुद्दत पूरी करेंगे, लेकिन हमने देखा है कि इन 4 सालों में पार्लियामेंट का जो किरदार रहा है, पार्लियामेंट की करारदादों का जो हशर किया गया है मौजूदा जमहूरी हुकूमत की जानिब से, उसको आप किस तरह से देखते हैं? फिर आर्मी चीफ और एयर चीफ के ये बयान कि अगर हुकूमत कहे तो हम ड्रोन मार गिराएंगे, आप इनको किस तरह से एनालाइज करेंगे? जी, प्रॉब्लम ये है कि जहाँ तक कि जो हुकूमत है, हमें ये पता है 4 साल से, आज से नहीं, टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। यानी कि इस हुकूमत में कोई इतनी वो आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ नहीं है, कोई उनमें कोई, आप बल्कि ये कह सकते हैं कि कोई उनमें पाकिस्तानियत नहीं है, कोई वो हुब्बुल वतनी नहीं है कि ये एक स्टैंड ले लें और अमेरिका के ख़िलाफ़ वो कोई इस तरीके से रुकावट करें या पार्लियामेंट को। आप एक छोटी सी एक मिसाल है, आपको पता है जब इराक में अमेरिका अटैक करने जा रहा था, तो टर्की है जो नेटो का एक एलाय है, तो उन्होंने टर्की के एयर स्पेस को यूज़ करना था टू अटैक इन इराक। तो उन्होंने, अच्छा, अब टर्की की हुकूमत ने क्या कहा, उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा जी हम इसको पार्लियामेंट के आगे ले जाते हैं। वो अपने पार्लियामेंट के आगे ले गए, पार्लियामेंट ने कहा जी हरगिज़ हम अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, हालांकि नेटो को एक वो मेंबर है। और फिर उसी करारदाद के ऊपर उन्होंने इनकार कर दिया
इंडिया और अमेरिका की जरूरत नहीं थी कि वो टर्की के एयर स्पेस को इस्तेमाल करें। यहाँ अब देखें, हम इस एनॉमलस पोजीशन में हैं कि एक हाथ में हम कहते हैं जी हमने ये बंद कर दिया, सलाला इंसिडेंट के बाद हमने लैंड रूट को बंद कर दिया, फिर पीछे से पता चला कि जी एयर रूट अभी खुला है तो वो एयर रूट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हम कुछ स्टैंड भी लेते हैं तो उसमें इतने उसमें लूपहोल्स होते हैं और इतने हम उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं और अकोमोडेट कर देते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो अगर हिलरी क्लिंटन के बयान करें कि पाकिस्तान के अंदर भी कई जहां आबाद है, तो समझते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी कई जहां आबाद है, पार्लियामेंट में कौन सी जहान आबाद है जी? पार्लियामेंट उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन जी पार्लियामेंट से भी ज्यादा प्रो अमेरिकन हैं। प्रो अमेरिकन इसलिए है जी, पार्लियामेंट में कौन बैठा है? पार्लियामेंट में तो मेन स्ट्रीम पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ही बैठे हैं ना। तो मेन स्ट्रीम हो तो किस तरह से तो यही तो मैं कह रही हूँ। तो यही तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, अफसोस की बात यह है, वो समझते हैं द वे टू इस्लामाबाद लाइज टू वाशिंगटन, कि जब तक हम अमेरिका सरकार को जब तक हम सलाम नहीं करेंगे और उनके मुकम्मल तौर पर उनके ताबेदार नहीं होंगे तो हम तो इस्लामाबाद में हुक्मरानी के लिए हम कदम नहीं रख सकते। तो जाहिर है जी आपके वही लोग बैठे हैं असेंबली में, तो उस लिहाज से आपकी जो असेंबली है वो जब इनके करारदाद को जब उन्होंने रद्द कर दिया और ये हुआ, कोई एक असेंबली का मेंबर सड़क पे निकल के आके कहा है कि हमने ये रेजोल्यूशन पास की है और ये अब फिर भी ये हो रहा है और हम चाहते हैं हुकूमत एक फर्म स्टेप ले, तो ये तो जो पार्लियामेंट आपकी बैठी है ये तो सीट फॉर्मर्स है ना। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, उसके मुश्तरका एलामिये में सब ये कहते हैं कि अमेरिका बहादुर का नाम शामिल ना किया जाए, गुस्ताखी हो जाएगी, बहुत गुनाह कबीरा हो जाएगा अगर अमेरिका का नाम शामिल किया जाए। एग्जैक्टली जब आप मुकम्मल तौर पे अमेरिका के हाथ बिके हुए हैं, जब आपकी हुकूमत, आप कह सकते हैं कि मेरे ख्याल में जो अमेरिका में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी ज़्यादा ताकत है इन कंपैरिजन टू द फेडरेशन, जो कि पाकिस्तान तो अमेरिका के स्टेट से कम इस वक्त इख्तियार रखता है टू स्टैंड अप टू अमेरिका। तो कैसी बात आप कर रहे हैं, या कोई कैसी बात करता है जब ये कहते हैं कि जी हम जो बयानात देते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एक और बयान सुनिए और यकीनन आपका भी और मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। पाकिस्तान का जो रिएक्शन है ड्रोन अटैक्स के हवाले से इंतहाई फनी किस्म का स्टेटमेंट है। नाज़रीन उसको मुलाहिजा फरमाइएगा कि ड्रोन हमलों के लिए अमेरिका को अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे, पाकिस्तान का ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। शेरी रहमान की जो बाइडन के सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात, पाकिस्तान के फैसले से आगाह कर दिया। ड्रोन हमलों के खिलाफ मुल्क की तमाम जमातें मुत्तफिक हैं, पाकिस्तानी सफ़ीर का ये कहना है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर कह रही है कि अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे ड्रोन अटैक्स। शाह साहब कैसी है बात कर रहे हैं? वो जो एक बेचारी वहाँ बैठी है वो तो बेचारी डाकिया है, उसने क्या उसने ना वो पॉलिसी बना सकती है ना उसके कुछ कहने से कोई फर्क पड़ेगा। वो हम बात कर चुके हैं, जब आपकी हुकूमत इस चीज़ को रोकने के लिए तैयार नहीं है, जब हमारी इंडिपेंडेंस इतनी नहीं है, जब हमने पाकिस्तान की सॉवरेंटी को इतना हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, ये सारी बातें हैं। तो अब ये इनके यहाँ वहाँ कहने से ये तो मजाक है ना कि हम नहीं होने देंगे। वो आप इधर बैठ के बातें कर रहे हैं, इधर दो ड्रोन अटैक्स हो जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम नहीं करने देंगे। ये दिस इज सो रिडिकुलस। आप इधर बात कर रहे हैं, इधर ड्रोन स्ट्राइक्स हो रहे हैं, तो ये फजूल बातें करने की जी इसका फायदा क्या है? ये तो महज अपना एक मजाक बनाने वाली बात है, बिकॉज सबको पता है 4 साल से तो आप ये बात करते हुए आ रहे हैं। पाक की बेहुरमती अफगानिस्तान में की जाती है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान एहतजाज नहीं करती। होना तो ये चाहिए था कि तमाम इस्लामी ममालिक मिलकर पाकिस्तान उसको लीड करता, अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर करारदाद एक पेश की जाती है, वहां पर प्रोटेस्ट किया जाता है अमेरिका के खिलाफ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। सिंपली बात यह है कि सिर्फ हम वाहिद मुसलमान मुल्क तो नहीं है ना जो कि अमेरिका के मुलाजिम और नौकर हैं और गुलाम हैं। वो तो जितने मिडल ईस्ट में आप देखें वहाँ से वहाँ ईरान के, और इस वक्त थोड़ा सीरिया ने स्टैंड लिया, वो उसकी वजूहत कुछ और हैं, लेकिन एक ईरान है जो कि एक स्टैंड ले लेता है अमेरिका के खिलाफ, बावजूद उन पर इतनी धमकियाँ वो दे रहे हैं और हम आपको अटैक कर लेंगे और ये वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने स्टैंड ले लिया। बाकी जितने भी मिडल ईस्ट को आप देख लें पाकिस्तान की तरह, वो सारे तो अमेरिका के गुलाम हैं। तो वो OIC ने क्या करना है? OIC ने कब कुछ किया है? इतनी जो इस्लाम के साथ, इस्लामिक आलम इस्लाम के साथ तो अमेरिका ने जो ज्यादतियाँ की हैं, मुसलमानों के साथ जो ज्यादतियाँ की हैं, इतना खून बहाया है मुसलमानों का, इतना तशद्दुद किया मुसलमानों पे, OIC की कभी चूर निकली है? वो सारे जो उधर बैठे हैं, हालांकि आप देखें कि उनके पास पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, सारे रिसोर्सेज मुसलमान ममालिक के पास हैं, उनके पास वो पावर है
कि वो एक स्टैंड ले सकते हैं, क्योंकि तेल वगैरह जो कि है इट इज़ अ चोक पॉइंट फॉर द वेस्ट, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने इतने से हमें नवाजा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे हुक्मरानों की वजह से हम एक स्टैंड नहीं ले सकते। तो OIC, पाकिस्तान वगैरह ये तो सारे गुलाम हैं। राइट डॉक्टर साहब, आप बात करते हैं मुल्क में जारी करप्शन की और हुकूमत पाकिस्तान की जो करप्शन में है, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिस लिए हुए हैं। स्टील मिल केस बहुत अहमियत का हामिल है। स्टील मिल केस करप्शन की बदतरीन मिसाल है। बड़ी शख्सियात मुलविस हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट कल पेश करने का हुक्म। स्टील मिल्स, रेलवे, PIA को खंडरात में तब्दील किया जा रहा है। अदालत कुछ करे तो बुरा भला कहा जाता है। स्टील मिल्स केस नैब को भेज देते हैं। रिमार्क्स और एक और खबर शामिल करना चाहेंगे। एक तो ECC का जो इजलास हुआ गैस मंसूबा, ECC ने ईरान रूस की पेशकश पर कमेटी बना दी। रेलवे को 6 अरब रुपए देने की मंजूरी। पन बिजली के मुकर्रर निर्खों पर सेल्स टैक्स के इतलाक में छूट देने। फ्लोर मिलों को 4.5 लाख गंदम फरोख्त करने की भी मंजूरी दी गई है। और इसके साथ एक और मुख्तसर खबर हम शामिल करना चाहेंगे, फिर डॉक्टर साहिबा से राय लेंगे। लंदन ब्रिटिश काउंसिल की ज़ेर तमाम सहरोज़ा आलमी तालीमी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। कॉन्फ्रेंस में मोहतरमा रमीज़ा निज़ामी भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। कॉन्फ्रेंस में 80 से ज़्यादा ममालिक के माहिरीन तालीम, मुहक्किकीन और मीडिया की शख्सियात शरीक हैं। डॉक्टर साहब से हम राय लेना चाहेंगे स्टील मिल केस करप्शन के हवाले से। जो चीफ जस्टिस ने कहा है कि बड़ी बड़ी शख्सियात इसमें मुलविस हैं, खंडरात बना दिया गया है स्टील मिल्स, पाकिस्तान रेलवे और PIA को। बेशक बना दिया है जी। और अब देखें, अभी ये जो रेलवेज़ का जो सिलसिला चल रहा है, अब 6.1 बिलियन उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। अब फाइनेंस मिनिस्टर का बयान आ जाया है टू द रेलवेज़। अब आप खुद कह रहे हैं कि वहाँ इतनी करप्शन है, पैसे खाए जा रहे हैं। सबको पता है स्टील मिल्स में क्या हो रहा है, कबाड़ा क्यों, स्टील मिल्स में और रेलवेज़ में कबाड़ा क्यों हुआ है। इसके बावजूद आप इनको मजीद पैसे देते जा रहे हैं, और ये पैसे हमें सबको पता है कि ये पैसे कहाँ जाएंगे। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जी बिल्कुल अब यूसी जी, अब चीफ जस्टिस बेशक अपनी तरफ से जो वो काम कर रहे हैं और सू मोटो नोटिस भी ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन यूसी जी इन टोटल आप इसका ज़रा आप देखें कि ये एक मजाक किस्म का बन रहा है। NICL केस में क्या हुआ, सू मोटो नोटिस उन्होंने लिया, उन्होंने फरमान जारी किए, ये सारी बातें हुई। क्या हुआ, जो उसका मेन केस का है वो अब्रॉड बैठा हुआ है, और जी NICL 0 पे जी कुछ भी नहीं हुआ। हज स्कैंडल में ठीक है, काजमी साहब मिनिस्टर को बंद कर दिया, लेकिन साथ में जो माना हुआ था, जिसने पैसे वापस भी किया, मखदूम अमीन फहीम, जिन्होंने पैसे वापस भी किए, बेशक वापस किए, लेकिन मुजरिम तो वो है ना, लिए तो थे ना। उसके साथ कोर्ट्स ने क्या किया, कुछ नहीं, वो भी फारग बैठे हैं। अब हर चीज में जैसे NRO का केस चलता जा रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलता जा रहा है, ये तो मजाक बन गया है। ये इन्होंने अपना पूरा टर्म कर देना है, और सुप्रीम कोर्ट इनको ये इजाजत दे रही है, कोई ठोस ये फैसला नहीं कर रहे। तो दूसरी सुप्रीम कोर्ट के भी जो कि अब ये भी मजाक हो गया है कि जी वे करप्ट को वो इसका कोई नतीजा तो निकलता नहीं है। बिल्कुल सही। और नाज़रीन, एक मुख्तसर खबर, उसके बाद ब्रेक के लिए जाना है कि करप्शन केस में मतलूब अफराद को 3 दिन में गिरफ्तार करने का हुक्म। अराजी के दुरुस्त इस्तेमाल से रेलवे का पूरा महकमा चलाया जा सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी हुक्म दिया है। ब्रेक के लिए जाते हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी कॉल भी शामिल करेंगे। आप भी राय दीजिएगा मुख्तलिफ मुल्की और बैन अक़वामी खबरों पर। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा नंबर है 0423631219। आप कॉल भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाया है। कॉलर्स शामिल करने से पहले भारतीय जंगी अज़ाइम के हवाले से 2 मुख्तसर खबरें आप तक पहुँचाना चाहेंगे कि करगिल एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर एयरफोर्स बेस में तब्दील करने का भारतीय मनसूबा। करगिल एयरपोर्ट को 1500 फुट वसअत दी जा रही है, और यह काम वजारत दिफा को सौंप दिया गया है। कठपुतली वज़ीर ख़जाना मकबूजा कश्मीर। फिर भारतीय जंगी बजट में 8% इजाफे का फैसला। पड़ोसी ममालिक में तशवीश की लहर। भारत अपने दिफाई बजट में मुसलसल इजाफा करता जा रहा है। मौजूदा इजाफे से बजट 2 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। डॉक्टर साहब की इजाज़त से हम कॉलर शामिल करना चाहेंगे। पहले कॉलर हैं ख्वाजा अंजुम साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मैं अस्सलाम। सबसे पहले हजरत उमर की बात कोट करूंगा। अल्लाह ताला। बाप आदिल व मुंसिफ, बादशाह वक्त बेटा मुजरिम, एक पेशी एक पेराए का फैसला 100 कोड़े मारो। दूसरी बात जो सबसे मैं अहम कहना चाहता हूँ, उसको फॉलो करते हुए
जब चीन के अंदर एक बंदे ने दूध में पानी डाला, उसको सजाए मौत दे दी गई। आप अपने लंबे प्रोसेस को देखिए, अदलिया को। और मैं ये बात कोट करना चाहता हूं कि हर इंसान के दो वालिद होते हैं। एक वालिद वो होता है जिससे वो जन्म लेता है, एक वालिद वो होता है जो जेवर तालीम से आरिस्ता करके उसे सतारों पे कमंदन डालने का फल सिखाता है। और आज के अंदर क्या हुआ है, एक उस्ताद को उस बंदे ने, जरा बंदे को सोचें कि उसको 10 बंदे बिठाकर डंडों से उसकी टांगे तोड़ दी हैं। वो कौन लोग हैं? वो MNA MPs जो आपकी असेंबलियों में मौजूद हैं, ये सवालिया निशान है। और उस हजरत उमर को देखिए और उसके बाद उनको सजाएं दीजिए। ये अदालत में लंबा केस चलेगा, मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ, ये बंदे फारिग हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी ख्वाजा साहब, अभी इस पर बात करते हैं। उमर सज्जाद साहब भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मैं कहना चाहता हूँ, वो जो मेहरान बैंक वाला है, तो वो कहता है कि मैंने ये जो पैसे इकट्ठे किए थे जो है ना उस टाइम के सदर के दबाव में, ये नहीं हो कि कल जरदारी मार जाए फिर वो जरदारी के बाले पे बोले कि मैंने इसके दबाव में ये जो है ना नवाज शरीफ का नाम लिया था। एक बात। दूसरी बात, आप लोग कहते हैं कि अवाम को जो है ना वोट सही आदमी को देने चाहिए। तो सही आदमी जो खड़ा होगा तो वोट तो उसी को दिया जाएगा। सही आदमी को कहते थे, वो तो घर में बैठा हुआ है। अभी अगर आप बोले मौलवियों को दे, तो मौलवी वही हैं जो 28 रजमानशी को उनको चांद नजर आ जाता है। हम ये नहीं कहते कि आप किसको दें, आपकी अपनी मर्जी है कि जिसको दें, लेकिन सही लोगों को दें। थैंक यू वेरी मच उमर सज्जाद साहब। ख्वाजा नियम साहब ने जो टीचर पर तशद्दुद के हवाले से जिक्र किया, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। इस हवाले से खबर है कि टीचर पर तशद्दुद करने वाले असलम बढ़ियाना की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद, जौहर टाउन से गिरफ्तार। मुलजिम का वाक़े से ताल्लुक नहीं, वकील सफाई। रिकॉर्ड याफ्ता और 25 से जायद मुकदमा दर्ज है। प्रोसिक्यूटर जनरल स्कूल टीचर को नहीं जानता। असलम बढ़ियाना दामाद वसीम के घर से गिरफ्तार करके चूंक की हवालात मुंतकिल किया गया। अदालती जो नोटिस हैं फिर उन पर सजा व जजा के हवाले से सवालिया निशान उठाया ख्वाजा निम ने। जी एक हद तक तो उसने सही, शायद ये मैं नहीं एग्री करती कि मुजरिम को इस केस में नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि वो इतने VIP नहीं है कि उनको नहीं पकड़ेंगे। जो छोटा बंदा होता है उनको तो पकड़ ही लेते हैं जब वो मतलब कि पुलिस के काबू आते हैं कम से कम। तो ये नहीं मैं कहती उनको सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन यस एक जो कमेंट है जो हमारे जुडिशल प्रोसीडिंग्स के ऊपर, जो हमारे जुडिशरी में जो इनकॉम्पिटेंसी है, जो डिलीटरी टैक्टिक्स जो इस्तेमाल होते हैं, ये जिस तरह कहते हैं ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो उस लिहाज से तो हमारे जस्टिस तो हर जो हम आम जैसे लोग हैं जो हम पेश होते हैं तो हमारे लिए तो जस्टिस डिनाइड ही है, क्योंकि इतना डिले होता है कि 7 आपके पुश्ते लड़ते रहें केस तो वो फिर भी किसी फैसले तक के नहीं पहुंचते। तो हमारा जो जुडिशल सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ये पीपल फ्रेंडली नहीं है, ये आवाम को कोई रिलीफ नहीं पहुंचाती। तो ये जो है उस लिहाज से जो पूरा जो एक जुडिशरी का जो एक किरदार है, अगर हम उसको इन टोटो अगर हम लें तो ये CJ को रिस्टोर करने से और ये करने से वो सो मोटर नोटिस जितनी लेते रहें वो चंद केसेस में है, और जिस तरह हमने पहले भी कहा उसका तो फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जहाँ के हम आम आवाम जहाँ के हम जिंदगी बसर करते हैं, जहां तक कि हमारा वास्ता पड़ता है जुडिशरी के साथ, CJ के वापस आने से हमें कोई बिल्कुल कतर नहीं, हमें कोई फर्क पड़ा है। डॉक्टर साहब 2 कॉलर हैं काफी देर से हमारे साथ। नदीम साहब झंग से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नदीम साहब फरमाइएगा। सर ये यूनुस हबीब साहब जो है ना सर, जी ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने कोई पैसे नहीं लिए, ये सब बकवास कर रहे हैं सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। मियां साहब को अब मीडिया के सामने आकर बयान दे देना चाहिए। सलीम साहब हैं सियालकोट से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। से सलीम शिवानी बात कर रहा हूँ। फरमाइएगा सलीम साहब। आपने बात की है कि भारत अपना दफाई बजट बढ़ा रहा है, लेकिन हम क्यों परेशान हो, हम क्यों रोते हैं बढ़ाता है? देखिएगा उसकी अपनी फिजाई हदूद हैं, उसकी जमीनी हदूद हैं, उसकी हर तरह की हदूद हैं। वो खुद मुख्तार मुल्क है, हमारा तो कोई हदूद है ही नहीं है। जिसका दिल करता है हमारे अंदर आके हमें मार के चला जाता है, तो लिहाजा हमें क्या जरूरत पड़ी दूसरों को रोने की? हम तो खुद बेबस आदमी हैं, हम अपने दिफा को क्या मजबूत करेंगे? हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारा दिफा जो है वो जिन हाथों में है वो तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं, इसलिए रोना रो रहे हैं। सलीम साहब थैंक यू वेरी मच। सियालकोट से आपने कॉल की। 2 बातें हैं मेहराब बैंक स्कैंडल के वास्ते, छोटी छोटी खबरें उस पर आपसे राय लेते हैं। मेहराब बैंक स्कैंडल, कई पर्दा नशीनों को ले डूबेगा। मंजूर वसान और असलम बे के दामाद की कंपनियों को 15.5 करोड़ रुपए दिए गए। यूनुस हबीब का ये बयान। नदीम साहब ने जंग से फरमाया कि यूनुस हबीब झूठ बोलते हैं, मियां बरादरान ने कोई पैसे नहीं लिए।
जी देखें, ये तो बाहर बैठ के बयान देना, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब फिर अगर के इस कोर्ट ने कोई ठोस काम करना है तो ये है कि जिसके नाम से उन्होंने कहा उन्होंने पैसे दिए हैं, उन बंदों को कम से कम समन तो करें और जल्दी करें। ये फिर डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जी, ये पता नहीं वो आपस में जो एक्स हमारे COS हैं मिर्ज़ा असलम बेग, वो अपनी कोई बयान दे रहे हैं, यूनुस हबीब अपना बयान दे रहा है, और वो जनरल दुरानी जो कि ISI के साहब के जो चीफ थे वो अपने बयान दे रहे हैं। इसी चीज़ में हम लोग फंसे हैं। नहीं तो क्या तवक्कुआत, मैं आपको कह रही हूँ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप हर चीज को 2-2 साल घसीटे ले जा रहे हैं, जो कि कौम की बुनियादी जो बातें हैं, जो कि एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू पाकिस्तान, उसको आप 2-2 और 3-3 साल ये सुप्रीम कोर्ट उसको डिले की जा रही है। तो इसका तो यूसी ये कहना कि जी हम तवक्को रखें, किस चीज का तवक्को रखें? सुप्रीम कोर्ट तमाम सबूत शवाहिद इकट्ठा करने के बाद ही कोई फैसला करेगी ना। अगर तमाम सबूत शवाहिद इकट्ठे नहीं होंगे, जो कानून का तरीकाकार है, तो उसके मुताबिक फौरी तौर पर क्या फैसला जी यू कैन ऑल्सो स्पीड अप मैटर्स। अब ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस दे, शवाहिद क्या आपने जी क्या शवाहिद आप इकट्ठे कर रहे हैं? वो तो सब अब बात किस नौबत पे आ गई। उन्होंने कहा जी शवाहिद हो ना हो जैसे भी हो, उन्होंने कह दिया है कि चलो तुम खुद खातर लिख दो। उन्होंने आगे से कह दिया जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जी मैं क्यों लिखूं, आपने लिखना है आप लिख दें। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ये इस मोड पे आपने ये सारा क्यों शुरू कर दिया? अगर आपने इस बात में आना था कि नहीं आप लिख दें, नहीं जी मैं नहीं लिखता, नहीं आप लिख दें, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ये देखिए जी, ये मेरा मतलब है कि हम किस चीज की तवक्को रखें। बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे तमाम कॉलर्स का जिन्होंने आज के प्रोग्राम में कॉल्स की। और अब बढ़ते हैं आज के नवाब कॉलर की जानिब। आज का कॉलम मोहतरमा तैयबा ज़िया चीमा साहिबा का कॉलम है। मकतूब अमरीका न्यूयॉर्क से लिखती हैं। मुस्लिम लीग हाशमी के उन्माद से जिन्होंने कॉलम लिखा है, लिखते हैं कि मुस्लिम लीग नून से अलहदगी बवक्ते असर रोज़ा तोड़ने पर पशेमान नहीं, अलबत्ता रंजीदा ज़रूर दिखाई देते हैं। सियासत में मुतहरिक रहना चाहते थे। मुस्लिम लीग के साथ उम्र का एक तवील अरसा गुजारने के बाद पार्टी से अलहदगी का फैसला आसान ना था। चूँकि सियासत में मुतहरिक रहना चाहते थे, लिहाजा जिसने कदर पाई उसका हाथ थाम लिया। वो इमरान खान से पुरुम्मीद दिखाई देते हैं। तैयबा ज़िया चीमा साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं अमरीका से। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा तैयबा ज़िया चीमा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी मैडम, आपसे हम जानना चाहेंगे, मुस्लिम लीग हाशमी के उन्वान से आपने कॉलम लिखा है और यकीनन आपका इशारा जावेद हाशमी साहब की जानिब से है और उनकी सियासत की जानिब है। किस तरह से देखती हैं मोहतरम जावेद हाशमी साहब को अब तहरीक इंसाफ में? वो अमेरिका आए हुए थे पिछले दिनों, कल पाकिस्तान गए हैं। उनका अच्छा रहा दौरा, मुख्तलिफ शहरों में गए और मुस्लिम लीग नून के भी कुछ कारकुन को ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ को। और वो जो जिस तरह जलसे हो रहे थे और जिस तरह कुछ मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने बैत की है जावेद हाशमी के हाथ पे, तो वो मुस्लिम लीग हाशमी का एक पूरी वो नक्शा था और एक लोगों मुस्लिम लीग नून के अंदर एक तादाद है जो जावेद हाशमी से अकीदत रखते हैं। तो उनका यही कहना है कि जिधर जावेद हाशमी होगा हम उधर जाएंगे। और एक अपनी उनकी आइडियोलॉजी है जावेद हाशमी साहब की, वो अंदर से मुस्लिम लीगी है। मेरे यहाँ जब तशरीफ लाए 2 घंटे जो बात हुई उसका खुलासा यही है कि उस शख्स को मजबूरी ले गई तहरीक इंसाफ में और वो खुश हैं क्योंकि उन्हें काम का मौका मिला है, लेकिन उनके अंदर जो मुस्लिम लीग है उसको कोई नहीं निकाल सकता। और मुझे ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक मुस्लिम लीग उठेगी और उठ चुकी है और उसका नाम मुस्लिम लीग हाशमी है। राइट, बहुत शुक्रिया मोहतरमा तैयबा ज़िया चीमा साहिबा। और इस पर राय भी ले लेते हैं। मुस्लिम हाशमी तहरीक इंसाफ के अंदर से एक तहरीक उठेगी, उसका नाम होगा मुस्लिम लीग हाशमी। जी डॉक्टर साहिबा। नहीं जी, वो बात तो ये कर रहे हैं ना, इसकी निचोड़ ये कि जावेद हाशमी तहरीक इंसाफ को हाईजैक कर लेंगे। बात तो यही है ना, मुस्लिम लीग अगर हाशमी को तो हाईजैक करेंगे पार्टी को, तो दूसरे भी काफी वहाँ हाईजैक करने वाले बैठे हैं। शाह महमूद कुरैशी भी है, कुरैशी साहब ने मीडिया पर इंटरव्यू भी दिया और उन्होंने इस बात की तरदीद की कि वो नवाज शरीफ साहब से राब्ते में नहीं है। हाँ, इख्तलाफात इमरान खान से जरूर थे, वो भी इंतखाबात के वाले से छोड़ेंगे नहीं। वो मैं नहीं कह रही छोड़ेंगे, आपने कहा था ना कि हाईजैक करने वाली बात हम कर रहे हैं ना कि पार्टी के अंदर एक वो ग्रुप बनेगी, तो मैंने कहा ग्रुप बनाने वाले तो और भी बहुत बैठे हैं। पहली बात ये छोटा सा एक सवाल है जावेद हाशमी साहब से
कि उन्होंने बड़े बयान दिए और बड़े जुर्रतमंदाना बयान दिए हैं। जब वो नून लीग में थे तो अगर आपको याद हो कुछ 2-3 साल पहले उन्होंने ये सवाल उठाया, उन्होंने कहा जी कोई पार्टी किसी की विरासत नहीं है, कोई पार्टी कोई पर्सनल एक किसी की मतलब की जायदाद नहीं है। कि नून लीग में वो इशारा ये कर रहे थे कि नून लीग में इलेक्शंस नहीं होते और वही बंदा जो कि है वही चला आ रहा है, कभी रहबर होता है, कभी लीडर होता है, कभी भाई लीडर होता है, कभी बच्चे लीडर बन जाते हैं। तो उनका इशारा यहाँ थे और बड़ी जरूरतमंदाना उस वक्त उस पार्टी में बैठे थे, उनका हकीकत भी है। तो मैं जावेद हाशमी साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आया कि इन्होंने इमरान खान से ये सवाल किया है कि 15 साल से वो कैसे लिए सारे इक़्तिदार लिए बैठे हैं और कोई इलेक्शंस नहीं होते, और वो तो कहते हैं ना कि मैं एक नजरियाती तौर पे मैं शामिल हुआ हूँ। तो क्या उनके नजरिए में ये नहीं है कि पार्टीज में एक लीडर को 15 साल कायम रखना ये जमहूरियत के सख्त खिलाफ है और पार्टी की बेहतरी के भी खिलाफ है? मैं हैरान हूँ कि अभी तक उन्होंने ये सवाल नहीं रेस किया। तो ये सवाल ये सवाल यकीन उन तक पहुँच गया होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि उनके बाकायदा इलेक्शन होते हैं, उनके जो कारकुन हैं वो अपना सरबराह जो है वो चुनते हैं और जमहूरी अमल है तो वो जी वो तो फिर माजरत के साथ वो तो ये क्या कहते हैं नूली भी करते हैं। पिछले इलेक्शन में बल्कि जावेद हाशमी साहब को उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया, लेकिन फिर भी उनकी शिकायत तो यही रही ना कि एक बंदे की विरासत रहती है या ख़ानदान की, तो तहरीक इंसाफ में भी तो एक ही बंदे की विरासत है ना, तो यहाँ भी तो सवाल करें ना। ठीक है, ये सवाल हम पुट करते हैं जावेद हाशमी साहब से, तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी बढ़ेंगे आज के दबाए वक्त इदारे की जानिब। नाज़रीन, आज का नया वक्त इदारिया है कि बरादर तुर्की का पाकिस्तान के साथ ताउन की नई राहें खोलने का ऐलान और शहबाज शरीफ का अज़म मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद ही वक्त की अहम तरीन जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि अब वक्त आ गया है इस्लामी ममालिक अपने अवाम के मुफादात के लिए एक दूसरे से ताउन करें। अगर यूरोपीय ममालिक इकट्ठे हो सकते हैं तो इस्लामी ममालिक अपने वसाइल क्यों शेयर नहीं कर सकते? इदारे की आखिरी गाइडेंस है कि इस खत्ते के मुस्लिम ममालिक को तागूती कुव्वतों से अपनी सलामती को लाहक खतरात के पेश नज़र क्या अब जरूरी नहीं हो गया कि इस्लामी ब्लॉक तश्कील देकर चीन और रूस की मुआवनत से बदमस्त हाथी अमरीका और उसके चेले भारत का नशा हैरान किया जाए? यकीनन मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद का यही नादिर मौका है, वरना बाद में तागूती ताकतों से अजीमतें उठाते शायद हमें जख्म चाटने के भी मोहलत नहीं मिलेगी। मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद और इस सिलसिले में जो शहबाज शरीफ साहब का अज़्म है उसको आप किस तरह से देखते हैं? गुज़श्ते दिनों मौजूद मेहमान भी आए मेयर अनकरा, उनके दौरे को और इस इदारे पर आपकी राय लेना चाहिए। जी देखें, अगर आपको याद हो 1960s में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जी RCD, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट, एक वो टर्की, ईरान और पाकिस्तान, ये बहुत एक सॉलिड एक ब्लॉक था। ये बहुत मैं समझती हूँ आलमी इस्लाम में ये एक लीडरशिप का किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन वो देखें वो टोटली डिसिपेट हो गया। फिर एक और नाम से उन्होंने उसको दोबारा उन्होंने जान डालने की कोशिश की, तो वो भी कहीं मतलब कि जो इसका एक किरदार जो रहना था वो हमें पता है, ना इकोनॉमिक टर्म्स पे, ना मिलिट्री टर्म्स पे, किसी टर्म पे नहीं, या ट्रेड के टर्म्स पे, जो कि इस ब्लॉक को सॉलिड होना था वो नहीं हुआ। तो हम तो ये तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ, ये तो सब बयानात हैं, ये तो हम कह देते हैं कि जी हमें ये कोऑपरेशन करना चाहिए, छोटे छोटी चीज़ों पे हम कोऑपरेट करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है जो एक मुकम्मल तौर पे ठोस रीजनल कोऑपरेशन की एक जो बॉडी बननी चाहिए वो हम लोग इस चीज़ में कामयाब नहीं रहे। अब छोटी सी उसकी एक मिसाल है कि ये आप देख लें कि जो पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन का जो है, जो पाकिस्तान के 100% पाकिस्तान के फ़ायदे में है, लेकिन यहाँ क्योंकि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ है और इजराइल ईरान के ख़िलाफ़ है, तो पाकिस्तान पे इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इनके साथ कोऑपरेट नहीं करें। हालांकि पाकिस्तान के लिए नुकसान है, हमें आपको पता है कितनी शदीद ज़रूरत है ईरानियन गैस की, लेकिन उसके बावजूद हम इस चीज़ को डिले कर रहे हैं, क्योंकि और करते हुए आ रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी मुकम्मल तौर पर सबसर्विएंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। गैस पाइपलाइन जो मंसूबा ईरान के साथ, डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि वो कंप्लीट हो पाएगा? इतना दबाव है अमेरिका? नहीं, इतना दबाव है देखिए कंप्लीट का, वैसे भी कंप्लीशन ने 2-3 साल के लिए होना नहीं था, क्योंकि अभी ईरान ने भी उसको अभी मतलब कि कंप्लीट करना है। पाकिस्तान तो अभी इस वक्त पाकिस्तान फाइनेंस ही नहीं रेस कर सकता। अगर आपके अंदरून तौर पे हमारे लिए 2 या 3 बिलियन रेस करना बड़ा मुश्किल होगा। जब हम वर्ल्ड बॉडीज़ के पास जाएंगे, वर्ल्ड बैंक या IMF के पास, वहाँ अमेरिका का दबाव है, वो तो हमें इस चीज़ के लिए लोन कतई नहीं देंगे। अब हमने सुना है कि जर्मन फर्म 1.6 बिलियन के लिए वो ठेका लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन
लेकिन वो भी बात उठती हुई बात थी, उसका भी कोई ठोस नतीजा उसका नहीं निकला। तो अभी ये तो फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से अब ये वाम के सामने आके ये तो नहीं कह सकते कि जी हम बनाते नहीं हैं, ना वो ईरान को कहना चाहते हैं, लेकिन ये जिस तरह हम देख रहे हैं जो हालात चल रहे हैं, तो ये इसमें कितना ये डिले आ रहा है, और डिले का महज ये है, इट्स नॉट द टेक्निकलिटीज और द मोडालिटीज, इसमें यही है कि आप अमेरिकन प्रेशर को रेजिस्ट नहीं कर सकते। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि जब हमारे कौम में जब एक शदीद जरूरत है, जब एक चीज की इतनी जरूरत है, जब इसको हमें मुकम्मल तौर पे करना चाहिए, हर सूरत करना चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे, तो हम आगे बात करते हैं जी टर्की से हम कोऑपरेट करेंगे, ईरान से करेंगे, जी ये हम एक ब्लॉक बना सकते हैं। दिस इज ऑल अ लोड ऑफ नॉनसेंस। आप अपने मुल्क को, आपकी फॉरेन पॉलिसी तो आजाद नहीं है, आप किसके साथ कोऑपरेट करने जा रहे हैं? ठीक है, भारत के साथ कोऑपरेशन की जो बातें हो रही हैं, एक छोटी सी खबर, उसके बाद प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे कि भारत से तिजारत पाकिस्तान को 3 साल 7 माह में 3 अरब 29 करोड़ 32 लाख डॉलर्स का खसारा हुआ। तुर्की, चीन और ईरान से तिजारत बढ़ाई जानी चाहिए और ये खसारे की तिजारत नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब तशरीफ लाई, बहुत अहम मौज़ूआत पर आपने गुफ्तगू फरमाई। और नाज़रीन, आखिर में फरमाने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, कायद आज़म ने फरमाया कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं हो सकता जिसकी इंतज़ामिया गलतियों से पाक हो, लेकिन हमारी ख्वाहिश और तमन्ना यह है कि हमारी इंतज़ामिया कम से कम नाकिस हो। हम चाहते हैं कि इसे ज़्यादा मुस्तैद, मुफीद और आसान बनाएं। जलसा-ए-आम ढाका 21 मार्च 1948 को कायद के ये फरमान यकीनन हमारी इंतज़ामिया के लिए, हम सब के लिए मिशल राह। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। एहतशाम रहमान को नवाब टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।